हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में जो पावर स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जैसे इसको हम यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में जब नेशन अमर्ज होते हैं, नेशन के अमर्ज होने से ही जो मिलिट्री पावर है कुछ कंसंट्रेट हो जाती है। जब मिलिट्री पावर कुछ कंट्रीज के पास कंसंट्रेट होती है, हम इसी को पोलर सिस्टम कहना स्टार्ट कर देती हैं। हमारी हिस्ट्री में कभी टू पोलर थी, कभी मल्टीपोलर होगी, यूनिपोलर होगी। एंड आज हम इस सेशन में जो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर है हम इसकी हिस्ट्री करते हैं, देखेंगे कैसे नेशन स्टेट्स हैं वो अमर्ज होते हैं, जिसके साथ ही पोलर सिस्टम है, पोलर सिस्टम डेवलप होता है। एंड हमारी हिस्ट्री में डिफरेंट पीरियड में कौन कौन से पोलर थे। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल स्ट्रक्चर टिल 17th सेंचुरी। उस टाइम तक जो पावर स्ट्रक्चर था इंटरनेशनल रिलेशन में वो कैसा था, क्योंकि जब हम एशियन टाइम की, ट्रेडिशनल मेडिवल टाइम की बात करते हैं, उस टाइम में मोनार्की थी। तो हर एक कंट्री में क्या थे, मोनार्कियल सिस्टम था। एंड जो बड़े बड़े इंपायर थे, ब्रिटिश इंपायर था, जर्मन इंपायर था, इन्होंने क्या किया, जो अदर कंट्रीज थी इनको अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो क्या चल रहा था, इंपायर सिस्टम इन विच मोनार्क वाज सोवरेन। उसके पास सभी की सभी पावर थी। मोनार्क जो कहता था वो ही रूल होता था अपनी कंट्री के लोगों के लिए। उस टाइम पीपल को सब्जेक्ट्स कहा जाता था, अपने सब्जेक्ट को जो ऑर्डर देता था वो फॉलो करते थे। तो इसलिए वहां पर हेरिडेटरी मोनार्की थी, जिसमें राजा का रूल चलता था और राजे के बाद उसका बेटा है वो ही राजा बनेगा। आम लोगों को स्टेट में इंटरफेरेंस करने की परमिशन नहीं थी। तो मीनिंग वो अपनी डेली की रूटीन की वर्क करते थे। एंड जो स्टेट पॉलिटिक्स है इसमें मोनार्की का ही रोल चल रहा था, जो उसकी फैमिली मेंबर्स का रोल था। क्या चेंज करना है, कैसे काम करना है, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता था, मोनार्क करते थे। एंड उन्होंने क्या किया हुआ था, अदर कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। एक किंग है दूसरे किंग के साथ लड़ता है, जब किंग आपस में लड़ते थे एक दूसरी कंट्री की टेरिटरी है उसको भी अपनी कंट्री में मिला लेते थे एंड कुछ कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना लेते थे। इंडिया तो भी ब्रिटिश की कॉलोनी रहा है। तो उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एम्पायर था, जिसने वर्ल्ड की बहुत सी नेशंस को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। इवन कि यूएसए, जिसको हम अमेरिका कह रहे हैं, उसको भी एक टाइम में यूके ने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। इस तरह कॉलोनियल सिस्टम था और राज्य का ही रोल चल रहा था। एंड जो किंग थे वो बहुत ही जल्दी दे इन्वॉल्व इन द वॉर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। वो टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे और वॉर में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो इनकी एक हैबिट बन चुकी थी वॉर में इन्वॉल्व होना। और उस टाइम लोगों से ये नहीं पूछा जाता था क्या वॉर में इन्वॉल्व होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हैं। तो इस टाइम में राजा की मर्जी ही सबसे सुप्रीम होती थी, उसका ऑर्डर ही सुप्रीम माना जाता था। उस टाइम नेशन वर्ड है, नेशन वर्ड नहीं था, उस टाइम मोनार्की थी। डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होती है, किसी को कुछ नहीं पता था। तो इस तरह इसमें पावर स्ट्रक्चर में मोनार्क के अराउंड ही सब कुछ घूम रहा था, वही सबका सेंटर था। तो जो मोनार्क है, एक स्टेट में मोनार्क सब कुछ है और ये सभी जो सब्जेक्ट्स है मोनार्क के अराउंड है। तो मोनार्क क्या हो गया, सेंटर बन जाता था। और डेमोक्रेसी वर्ड तो किसी को पता ही नहीं था डेमोक्रेसी क्या होती है। एंड इस टाइम में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है इन द ब्रिटिश, जिसको हम ब्रिटिश एम्पायर कह रहे हैं, जिसको हम स्ट्रॉन्ग कंट्री, पावरफुल कंट्री कह रहे हैं। 1688 में इसमें फर्स्ट टाइम क्या होता है, जो अनलिमिटेड मोनार्की थी इसको लिमिटेड मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पार्लियामेंट बनती है, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है। जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है हम इसको मदर पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले वर्ल्ड में ब्रिटिश में ही पार्लियामेंट है, इसका ओरिजिन होता है। तो पार्लियामेंट ने मोनार्क के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की थी। तो कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड मोनार्की टू लिमिटेड मोनार्की
फर्स्ट टाइम पता चलता है कि हम मोनार्क के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। तो जो पावर स्ट्रक्चर था एक्चुअल में 17th सेंचुरी तक ऐसे ही था। मोनार्क ही सुप्रीम था, सोवरेन था। इस पावर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं एंड टाइम के साथ जो नेशन स्टेट्स हैं इस कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, जिससे कुछ नेशंस हैं वो अमर्ज होते हैं। तो जो नेशंस अमर्ज होते हैं वो 18th सेंचुरी से स्टार्ट होते हैं। जो रेवोल्यूशन है रेवोल्यूशंस का रिजल्ट होते हैं, क्योंकि जो कॉलोनी है या फिर लोग अपने ही एम्पायर के अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर देते हैं और उसके बाद मोनार्की को खत्म कर फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी की डिमांड की जाती है, रिपब्लिक की डिमांड की जाती है। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? जब मोनार्की है वो हेरिडेटरी नहीं होगी, जो किंग है राजे का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो राजा है उसको लोग खुद इलेक्ट करेंगे, उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। तो इस तरह इन कॉन्सेप्ट्स का जन्म होता है। जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम नेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जो अमेरिकन रेवोल्यूशन होती है 1776 में, इसके साथ ही फर्स्ट टाइम यूएसए है, एक रिपब्लिक कंट्री है, इसका जन्म होता है। तो जे एक कॉलोनी था, तो इन्होंने रेवोल्यूशन की अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि अमेरिका यूके की कॉलोनी था। उस टाइम जो अमेरिका है 13 कॉलोनीज में डिवाइड था। ये 13 कॉलोनीज आपस में मिल जाती हैं एंड यूके के अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर देती हैं और जो इंडिपेंडेंस है उसको डिक्लेयर कर देती हैं। तो इस तरह डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, जिसके बाद वो 1776 में इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और उसके बाद लिबरल डेमोक्रेसी है, इसको चुना जाता है एंड इसके साथ ही जो यूएसए है इसको रिपब्लिक कंट्री बनाया जाता है। तो इस तरह पहली बार कोई नेशन अमर्ज होता है एंड इसके बाद रेवोल्यूशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है 1789 में। 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ये क्यों हुई थी? क्योंकि जो फ्रांस का किंग था, किंग लुइस 16, वो क्या था? बहुत ही डेस्पोटिक था। वो लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहा था। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों की बात नहीं सुन रहा है, इसलिए लोग हैं रेवोल्यूशन कर देते हैं। तो इस तरह मोनार्की के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम रेवोल्यूशन की जाती है। पहले अनलिमिटेड मोनार्की टू लिमिटेड किया गया, जहां पर जी डिमांड करते हैं कि मोनार्की को ही चेंज कर दिया जाए, मोनार्की से हमको भी रिपब्लिक कंट्री बनना है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है। उस टाइम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक फ्रांस हो जाती है। तो जो मोनार्की को खत्म किया जाता है, लेकिन बाद में दोबारा से डिक्टेटरशिप है वो अराइज हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या चेंज आ रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे प्रोसेस करती है, इसकी अपनी सेपरेट वीडियो एंड प्ले लिस्ट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टडी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसका लिंक देख सकते हो। एंड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, इसमें जो स्लोगन दिया गया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी का मीनिंग, जो हम कॉमन पीपल हैं, हमको लिबर्टी चाहिए, हम सब इक्वल हैं। क्योंकि उस टाइम क्या था, नोबल क्लास थी, उस पर टैक्स रेट कम था, लेकिन आम लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स रेट था। इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे, फर्टिनिटी की डिमांड, ब्रदरहुड की डिमांड कर रहे थे। इस तरह एक टाइम पर जो मोनार्क है, डिक्टेटरशिप है, वो खत्म हो जाती है एंड लिबरल डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन हिस्ट्री में चेंजेस होते जाते हैं, दोबारा से डिक्टेटरशिप आती है और जो डेमोक्रेसी दोबारा से री इस्टेब्लिश होती है। इस तरह जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है एक टाइम में सिविल रेवोल्यूशन होती है, जिसमें एम्पायर को खत्म कर एक नेशन बनाया जाता है। एंड इसी तरह रशियन रेवोल्यूशन होती है 1917 में। रशिया में भी क्या था, मोनार्की थी, हर एक कंट्री में मोनार्की थी। मोनार्की को खत्म करके क्या करना था, सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जाता है। रशिया को सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री बनाया गया है। तो इसके बाद जर्मन रेवोल्यूशन होती है 1918-19 में, जिसमें भी जो मोनार्की थी उसको खत्म करके डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कंट्री बनाया जाता है। तो इस तरह जो 20th सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी में नेशन स्टेट्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट है अमर्ज होता है और बहुत से नेशन है वो अमर्ज होते हैं।
1950s में, इस टाइम में बहुत से नेशन है जो कॉलोनियल सिस्टम से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो भी रिपब्लिक नेशंस बन जाते हैं। तो बहुत ज्यादा नेशन हो गए। इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें चेंज होता है और बहुत से नेशन स्टेट्स हैं जो अमर्ज होते हैं। एंड वर्ल्ड वॉर है वो होती है जब नेशन अमर्ज होती हैं। नेशन के अमर्ज होने के साथ ही वर्ल्ड वॉर का पीरियड भी स्टार्ट होता है। जो वॉर है वॉर पहले भी होती थी, एक एम्पायर की दूसरे एम्पायर के साथ होती थी, लेकिन जब नेशन समर्ज हो जाती हैं तो इसके बाद क्या होता है, पूरे के पूरे नेशंस हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 होती है जिसमें सेंट्रल पावर एंड अलाइज पावर थी, जिसमें यूके भी था और यूके की हार हो जाती है। एंड उसके बाद लीग ऑफ नेशन है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1920 में, जिसका पर्पस क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। और इसी टाइम पीरियड में जो रशिया है, जर्मनी है, इनमें सिविल रेवोल्यूशन भी होती है, जिसके बाद मोनार्की खत्म कर दी जाती है एंड इसके साथ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक को इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन लीग ऑफ नेशन है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फेल हो जाती है और जिसका रिजल्ट क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। एंड इसमें भी 2 पावर्स थी, एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर्स। जो एक्सिस पावर थी, एक्सिस पावर में कौन था, जर्मनी थी, जापान था एंड इटली था। एंड जो अलाइड पावर थी इसमें यूके है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, वो आते हैं। एंड इसमें अलाइड पावर है वो चीज आते हैं जिसको हमने देखा है। जैसे यूएसए है, यूएसए अलाइड पावर में था, उसने जापान पर जो न्यूक्लियर बम है वो गिरा दिया था और उसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। और उसके बाद पीरियड स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर पीरियड, जिसके साथ ही पोलर सिस्टम है वो अमर्ज होता है। तो कोल्ड वॉर जो 1945 से लेकर 1990 और 91 तक चलता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ही पोलर सिस्टम अमर्ज होता है। जो हम पोल सिस्टम कह रहे हैं, तो पोल एंड पोलैरिटी सिस्टम क्या है इन इंटरनेशनल रिलेशन। अगर हम कॉमन बात करते हैं, हम पोल से क्या मीनिंग लेते हैं, जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में पोल का मीनिंग डिफरेंट है। इसका पोल का मीनिंग क्या है, सेंटर ऑफ मिलिट्री पावर। जिसके पास ज्यादा मिलिट्री पावर है हम उसी को क्या कह रहे हैं, पोल कह रहे हैं। तो जो सुपर पावर्स हैं इसको पोल सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हैं। तो पोल कौन से हो गए, जो मिलिट्री में सुपर पावर हैं, जो इकोनॉमिकली सुपर पावर हैं, इनको ही हम पोल कह रहे हैं। तो पोलैरिटी टर्म है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ग्रेट डोमिनेटिंग पावर्स। एक और एक से ज्यादा जितनी भी डोमिनेटिंग पावर्स हैं इनको रिप्रेजेंट कौन करता था, पोलैरिटी करती है, पोल सिस्टम करता है। तो कोल्ड वॉर का पीरियड स्टार्ट होता है जिसके साथ बाइपोलर सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। जो पोलर सिस्टम है डिफरेंट टाइम पीरियड पर कैसे आता है। अगर हम पहले 1945 से बात करते हैं तो पहले एम्पायर सिस्टम था, एम्पायर सिस्टम खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और उसके साथ ही बाइपोलर सिस्टम अमर्ज होता है। बाइपोलर सिस्टम जो अलाइड पावर थी जिसमें यूएसए एंड रशिया है, ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन यूएसए ने न्यूक्लियर बम है इसको डेवलप कर लिया था, इसकी टेक्नोलॉजी का रशिया को नहीं पता था। एंड जो फ्रेंड थे टाइम के साथ कोल्ड वॉर में अमर्ज हो जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो इस तरह बाइपोलर सिस्टम है वो अमर्ज होता है, जिसमें एक तरफ था अमेरिकन ब्लॉक एंड दूसरी तरफ था सोवियत ब्लॉक। तो इस तरह अमेरिकन ब्लॉक एंड सोवियत ब्लॉक 2 ब्लॉक हैं, इनका जन्म होता है। अमेरिकन ब्लॉक को हम वेस्टर्न ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहते हैं, जिसको आइडियोलॉजिकल वॉर भी कहा जाता है। एंड जो सोवियत ब्लॉक है इसको ईस्टर्न ब्लॉक है वो कहा जाता है, कम्युनिस्ट ब्लॉक है वो कहा जाता है। इस तरह बाइपोलर सिस्टम, क्योंकि अमेरिका है, अमेरिका भी मिलिट्री पावर में बहुत ज्यादा सुपर पावर था एंड सोवियत ब्लॉक है जे भी सुपर पावर था। जो अदर कंट्रीज थे जो पहले बहुत बड़े एम्पायर थे, जो बहुत ज्यादा सुपर पावर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह उनके यूरोपियन कंट्रीज हैं इनकी पावर खत्म हो जाती है। एंड जो कंट्रीज हैं कुछ तो अमेरिका को चूज कर लेती हैं, कुछ सोवियत ब्लॉक को यूज कर लेती है। इस तरह पूरा वर्ल्ड है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एंड जो अमेरिकन वॉर थी इसका मिलिट्री अलायंस क्या बन जाता है, नाटो। एंड जो सोवियत ब्लॉक था इसका जो मिलिट्री अलायंस था उसको नाम दिया जाता है वार्सो पैक्ट का। इस तरह बाइपोलर सिस्टम अमर्ज होता है।
जी चलते हैं 1945 से लेकर 55 तक, और उसके बाद मल्टीपोलर सिस्टम आ जाते हैं जो 1955 से 90 तक चलते हैं, जिसमें बहुत सी कंट्रीज हैं उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। जिनके पास न्यूक्लियर कंट्री थी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, अब वो मल्टीपोलर सिस्टम में आगे इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर थी, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान, जर्मनी, चाइना है, एंड जो ग्रुप है नॉन अलाइंड मूवमेंट का, वो भी मल्टीपोलर सिस्टम की कैटेगरी में आ जाता है। और 90s के बाद जब कोल्ड वॉर खत्म होती है एंड इसके साथ यूएसएसआर है जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसके बाद यूनिपोलर सिस्टम इमर्ज होता है जो 91 से लेकर 2000 तक चलता है, जिसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होती है एंड यूएसएसआर जिसमें रशिया सबसे बड़ी कंट्री बनती है एंड अदर 15 नेशंस बन जाते हैं, जिसके साथ ही वार्सो पैक्ट है वो खत्म हो जाता है। अब इसका मिलिट्री लाइंस खत्म हो गया और उसके बाद यूएसए ओनली एक सिंगल कंट्री बन गया, बिकेम ओनली सुपर पावर। इसकी हेजमनी थी बहुत ज्यादा थी पूरे वर्ल्ड पर, यही एक सुपर पावर जिसका डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड पर थी, हेजिमनी कंट्री के रूप में इमर्ज होता है। इवन कि यूएनओ पर कंट्रोल किसका था, वो भी यूएसए का ही था। तो यूनिपोलर सिस्टम है, लेकिन आज के टाइम में 2000 के बाद फिर चल जाते हैं जो आज के टाइम में है वो न्यू मल्टीपोलैरिटी सिस्टम कहा जाता है, जो 2000 एंड ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं एंड बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं वो एज आ मल्टीपोलर सिस्टम में आती हैं, वो सुपर पावर में आने लगी हैं। जैसे यूएसए है, चाइना, यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया आल्सो इज अ सुपर पावर कंट्री, साउथ अफ्रीका है, रशिया है, एंड इसके बिसाइड बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं वो भी अब मल्टीपोलर की कैटेगरी में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, G7, G20 हो गया, एशान ग्रुप हो गया, नैम हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स भी क्या हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इस तरह आज के टाइम में मल्टीपोलैरिटी सिस्टम में जो वर्क करने लगा है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको समझे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाइपोलर सिस्टम करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।